हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेटाबेस स्ट्रक्चर और डेटाबेस मॉडल के जो टाइप्स होते हैं उनको स्टार्ट किया था। तो दो मॉडल हमने पढ़े थे। एक था हमारे पास नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर और पहला था हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो बचे हुए जो दो हैं, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो में। इंपॉर्टेंट है दोनों डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो डेटाबेस मॉडल्स हैं इनको समझना जरूरी है। इस टाइप से ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास क्वेश्चन के, क्योंकि एमएसक्यू हमारे पास पूछे जाते हैं गेट एग्जाम, जिसमें हर एक ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास भले ही पूरा एक क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन एक एक जो पॉइंट बनता है हमारे पास उस क्वेश्चन में, वो एक एक इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। तो हम थर्ड वाला रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं कि इन रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स ईच ऑफ विच कंटेन्स रिकॉर्ड फॉर वन एंटिटी। तो इसमें आपको सिंपली जो भी रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने हायरार्किकल में देखा और नेटवर्क में देखा कि डेटा जो है हमारे पास नेटवर्क फॉर्मेट में जो पॉइंटर है उसके हिसाब से होता था, और हायरार्किकल में हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप रखता था। यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, इसमें जो डेटा या फिर जो एंटिटीज हैं वो 2D फॉर्मेट की जो टेबल होती है उसमें स्टोर की जाती है। तो हर एक जो रो रहती है उसकी, या फिर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, वो हर एक एंटिटी का रहता है, ठीक है। और जो टेबल्स रहती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं विद ए कॉमन डेटा, जो कि हमारे पास की कहलाता है हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर में एक की होता है और जो सारी टेबल्स हमारे पास उससे लिंक रहती हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक क्वेरी ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ टेबल्स। तो जब हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो इंडिविजुअल पर भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ टेबल्स पे। तो इस डेटा के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इस डेटाबेस स्ट्रक्चर को। मान लीजिए लैंड टाइटल है हमारे पास, एट्रीब्यूट सेट 1 है, 2 है, 3 है। तो जो भी डेटा रहेगा वो हमारे पास टेबल फॉर्मेट में रहता है और जिसका लिंक रहता है एक कॉमन डेटा के साथ। तो यहाँ पे आप LID एरिया देखोगे, ठीक है, जो कि कॉमन रहेगा तीनों टेबल में। तो यहाँ पे लैंड की ID एरिया है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक एरिया जो एक कॉलम रहेगा हमारे पास कॉमन डेटा का, वो हर एक टेबल में मिलेगा, जिससे कि आप तीनों को टेबल्स को इंटरलिंक कर सको हमारे पास। तो रो को हम क्या कहते हैं, टपल्स कहते थे, ठीक है। तो जैसे कि पहली टेबल में हमारे पास नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एरिया हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन है पहली टेबल के अंदर। दूसरे में देखेंगे तो हमारे पास LID है, जिससे कि उसको लिंक कर सकें। तो हमारे पास जो LID हमारे पास 03420 है, उसका एरिया तो सिविल लाइंस में है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम इस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एट्रीब्यूट सेट 1 है। जो दूसरा डेटा है हमारे पास, जैसे कि साइज कितना है उसका मीटर स्क्वायर में, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये चीज़ें हम इसी लैंड ID के हिसाब से उस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एरिया को हम इंटरलिंक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम उसके नाम पर जाते हैं, पोस्टल एड्रेस पर जाते हैं या फिर फ़ोन नंबर पर जाते हैं, तो वो हमें एट्रीब्यूट सेट 3 से मिलेगा। तो ये लैंड टाइटल हो गया, ये पार्सल टेबल होगी, और ये हमारे पास ऑनर की डिटेल ऑनर टेबल होगी हमारे पास। बट इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारे पास की। और की यहाँ पे कौन सी है, LID एरिया है हमारे पास। तो मान लीजिए अगर हमें राजपुताना का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम LID से क्वेरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 200 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम उसी की बात करते हैं, नाम क्या है, गर्ग है हमारे पास, P गर्ग, और उसका फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है और एक कॉमन डेटा के साथ लिंक की जाती है टेबल्स हमारे पास, ठीक है। तो इस टेबल कंटेन्स डेटा फॉर वन एंटिटी, हर एक एंटिटी के लिए एक टेबल रहती है। इन द फर्स्ट टेबल लैंड टाइटल है हमारे पास, दूसरे में पार्सल है, और तीसरे में हमारे पास ओनर टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो डेटा आर ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम, 2D फॉर्मेट में वहाँ पर टेबल्स में सेव किया जाता है डेटा, ठीक है, विद कॉलम्स कंटेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। तो जो हर एक कॉलम रहता है उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स की डिटेल रहती है, ठीक है। और जो कॉलम रहता है वो डिस्टिंक्टिव नेम रखता है। हियर एवरी एंटिटी इन अ सिंगल कॉलम मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक कॉलम में अलग ही इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। जैसे इसमें साइज है, कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन है, नेम है, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। और ये जो है सभी एंटिटीज हैं जो टपल फॉर्मेट में रहती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा था, ठीक है। तो इसमें हमें टाइप सर्विस यूज़र के बारे में पता चला। उसके बाद हम दूसरी टेबल देखे थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास पार्सल डिटेल थी, जिसमें एरिया के बारे में था। तो ये क्या है, एक दूसरे से लिंकिंग रहती है। बट इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारे पास जैसे टाइप
टाइप सर्विस नहीं, यूज़र हमारे पास कॉमन है इस टेबल में भी, इस टेबल में भी और इस टेबल में, तो ये कॉमन डेटा है हमारे पास इन दोनों में। तो डेटा जो है हमारे पास एड्रेस भी कॉमन है इन दोनों टेबल में, ठीक है। तो एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस का फॉर यूटिलिटी कंज्यूमर मैनेजमेंट। तो इस तीनों में एक जरूर कॉमन डेटा रहेगा, वो है हमारे पास यूजर, ठीक है। ये हमारे पास की कहलाता है। तो उसी को थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल based on the concept proposed by code and is popular among GIS users. A relational database allows the definition of database structures, storage and retrieval operations, and integrity constant. In such a database, data and relations between them are organized in tables. तो ये चीज़ है कि जो भी डेटा रहेगा हमारे पास, एंटिटीज रहती हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमारे पास ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल फॉर्मेट में, जो कि कॉमन डेटा से इंटरलिंक रहते हैं। ये टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल कंटेन्स द सेम फील्ड। द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल टेबल क्या क्या है हमारे पास, कि वैल्यूज एटॉमिक रहती हैं, हर एक रो जो है ये यूनिक रहती है क्योंकि यूनिक आईडी रहती है उसकी। जैसे हमने देखा जो टपल्स है हमारे पास, हर एक आइडेंटिटी जो है हमारे पास डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो जो भी रो रहती है वो डिफरेंट वैल्यू या फिर यूनिक रहती है। उसके अलावा देख सकते हो कि जो भी सीक्वेंस रहता है हमारे पास रोज का, मतलब कि जो भी एंटिटी है ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हो, इनसिग्निफिकेंट रहता है हमारे पास। तो हम ये सभी क्या टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ईच कॉलम एज ए यूनिक नहीं भी हमने ऑलरेडी देख लिया। कॉलम वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि LIC ID आता हमारे पास, LID थी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। नेम था हमारे पास तो नेम ही रहेंगे उस कॉलम में, तो यूनिक सेम काइंड के फीचर्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और जो सीक्वेंस रहता है हमारे पास कॉलम्स का वो भी इनसिग्निफिकेंट रहता है, हमारे पास कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है, बट हमारे पास जो वैल्यूज है वो सेम रहनी चाहिए कॉलम के अंदर। तो सर्टेन फील्ड्स मे बी डिजाइनेटेड एज कीज विच मीन्स दैट द सर्चेज फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ दैट फील्ड विल यूज इंडेक्सिंग टू स्पीड देम अप। तो जो की है हमारे पास, कोई भी सर्च ऑपरेशन फॉलो करना है तो वो स्पीड अप करता है, मतलब कि बहुत जल्दी से हम उसको सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन डेटा मीन्स कीज की हेल्प से, ठीक है। Fields in two different tables take values from the same set. A join operation can be performed to select related records in the two tables by matching values in those fields. जो भी हमारे पास दोनों टेबल्स में कॉमन डेटा है हमारे पास, उस की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक ना एक डेटा जो कॉलम है हमारे पास दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल रहता है। Often but not always the field will have the same name in both tables. For example, an organization table might contain employee ID, department code, pairs, and the department table might contain department name code or number of employee in the department pairs to identify an organization's salary expenses. तो इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की टेबल है मान लीजिए हमारे पास, तो उसमें एक टेबल में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट कोड का पेयर है, दूसरी टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट नेम कोड है और हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी को बताना है तो सिंपल सा है कि डिपार्टमेंट का कोड है हमारे पास, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय आईडी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनके सम करेंगे तो हमारे पास सैलरी एम्प्लॉयज़ की उस डिपार्टमेंट में कितनी है, एम्प्लॉय कोड और डिपार्टमेंट कोड से हम दोनों टेबल्स की हेल्प से बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू जॉइनिंग मल्टीपल टेबल्स ऑन मल्टीपल फील्ड्स बिकॉज दीज रिलेशनशिप आर ओनली स्पेसिफाइड एट रिट्रीवल टाइम। तो ये रिलेशनशिप है वो हमारे पास रिट्रीवल टाइम, जब भी हमें कोई डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो रिट्रीवल टाइम के ये रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है। द रिलेशनल डेटाबेसेस आर क्लास्ड एज डायनेमिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The Relational Database Management System means RDBMS is database based on relational model. The main disadvantage is the terminology of relational database, which can be confusing because of the use of different terminology by the different users. तो जो मेन डिसएडवांटेज है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टेबल में वो अपने हिसाब से एंटिटीज टेबल के अंदर एंटर करते हैं हमारे पास जो भी डेटा रहेगा हमारे पास, कि एम्प्लॉय आईडी को उनको कॉमन बनाना है या फिर जो कॉमन डेटा है हमारे पास क्या रखना है वो यूजर्स पर डिपेंड करता है, और डिफरेंट यूजर्स हमारे पास डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है हमारे पास, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस रिलेशनल डेटाबेस का। ऑल्दो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। तो हमने जो पहले दो मॉडल पढ़े थे प्रीवियस क्लास में उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये चीज़ भी देखी थी कि नेटवर्क जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जो डिग्री रहती है इनफ्लेक्सिबिलिटी की वो हायरार्किकल से कम रहती है। हायरार्किकल वाला जो है सबसे ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है, और यहाँ पर रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेरिजन टू द हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल।
तो हम देख रहे हैं कि द रिलेशनल मॉडल इज फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल बट स्टिल सफर्स फ्रॉम डेटा रिडंडेंसी एंड कैन बी स्लो एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट हमारे पास। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो हमारे पास डेटा रिडंडेंसी शो कर सकता है और स्लो भी परफॉर्म करता है, डिफिकल्ट भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो इट्स एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड विद हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्मेट्स ऑफ जीआई बिकॉज ऑफ लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है तो ये भी हमारे पास स्लो भी हो जाता है और उसके साथ साथ ये एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिसएडवांटेज है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस का। तो डिसएडवांटेज और देख लेते हैं कि सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर आर दैट इट कैन नॉट हैंडल जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट सच एज कनेक्टेड टू, नियर टू, फार फ्रॉम। तो ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो टेबल पे ऑपरेट नहीं होते हैं हमारे पास, तो इनको हैंडल नहीं कर सकता है RDBMS, ठीक है। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम डेटा रिडंडेंसी, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा रिडंडेंसी रहती है, मतलब कुछ मिसिंग रहता है। कैन बी स्लो एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, जब रिडंडेंस रहेगा डेटा तो स्लो हो जाता है और डिफिकल्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच एज फाउंड इन GIS एज देयर इज अ लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिफिकल्टीज विद द हैंडलिंग ऑफ टाइम। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है इसके केस में, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स ही इसके अंदर अच्छे से एफिशिएंट स्टोर किए जाते हैं और रिट्रीव किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिफिकल्टी होती है हमारे पास हैंडलिंग ऑफ टाइम में। फोर्थ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and have found application in solving redundancy and sequential search in the relational structure। तो रिलेशनल डेटाबेस में हमने देखा कि रिडंडेंसी रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो अप्रोच है वो होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ओरिजिन हुई है। तो इन GIS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन फाउंड यूजफुल इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स स्पेशल एंटिटी एंड फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डेटाबेस मॉडिफिकेशंस व्हेन ऑपरेशंस सच ए पॉलीगन ओवरले आर कैरिड आउट। जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है या फिर रिडंडेंट डेटा है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज अवेलेबल है, उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल है। मान लीजिए पॉलीगन ओवरले करना है तो काफ़ी ये जो ऑपरेशन है ईजिली हमारे पास सॉल्वेबल है इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस है, डेटा डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज ऑफ यूनिक एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर फेनोमेना नोन एज ऑब्जेक्ट क्लास हैविंग सम नेचुरल स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया। इसके अंदर जो स्पेशल डेटा है और नॉन स्पेशल डेटा है वो एक साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो सीरीज ऑफ यूनिक और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, सेम टाइप के भी रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी रहते हैं, जिनका जो एट्रीब्यूट डेटा है उसके करेक्टरिस्टिक डेटा है वो भी कुछ स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया रखते हैं जो कि साथ में स्टोर किए जाते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिस्क्राइब्ड इन द डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, जिसे हम स्टेट कहते हैं, एज वेल एज सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर, जिसको हम ऑपरेशंस ऑफ मेथड्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर साथ के साथ स्टोर की जाती हैं या फिर अवेलेबल रहती हैं। दिस डेटा आर एनकैप्सुलेटेड विद एन ऑब्जेक्ट विच इज डिफाइंड बाई ए यूनिक आइडेंटिफायर विद इन द डेटाबेस। तो यूनिक आइडेंटिफायर भी अवेलेबल रहता है इस डेटा के अंदर। Once the data have been encapsulated as an object in the database, the only way to change or to query them is to send a request known as message to carry out one of its operation। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्म में रहता है। तो अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, डेटा को रिट्रीव करना है, तो एक क्वेरी परफॉर्म करने के लिए मैसेज भेजा जाता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है इसके ऊपर और फिर उस ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाता है इस डेटाबेस स्ट्रक्चर के डेटा के अंदर, ठीक है। द टाइप्स ऑफ क्वेरिंग पॉसिबल डिपेंड ऑन द ऑपरेशंस दैट हैव बीन यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट। तो किस टाइप की क्वेरी हमारे पास परफॉर्म की गई है उसी टाइप का डेटा रिट्रीव होता है। द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू ए मैसेज विल डिपेंड ऑन इट्स स्टेट, क्या करेक्टरिस्टिक है उसका डेटा का जिससे हमें मैसेज के रेस्पॉन्स में अवेलेबल है, ठीक है। एंड द सेम मैसेज में ब्रिंग आउट डिफरेंट रिएक्शन व्हेन रिसीव्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट, दिस इज टर्म पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है वो पॉलीमॉर्फिज्म नेचर की होती है, मतलब कि किस टाइप का मैसेज और क्वेरी परफॉर्म की जा रही है हमारे पास वो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट का रिएक्शन उस मैसेज पे डिफरेंट है तो दूसरे मैसेज पे हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट का डिफरेंट रहेगा, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म नेचर को रिप्रेजेंट करता है। डेटा यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नीड टू बी क्लियर डिफाइनेबल एज यूनिक एंटिटीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसे डिस्टिंक्ट
के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस में हमारे पास टाइप सर्विस, टाइप बिल्डिंग कौन सी है, ओनर की डिटेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज़र जो कॉमन था उसमें नेम है, टाइप कंज्यूमर है और अमाउंट यूज्ड है। तो ये सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में है। तो इसके बारे में जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक रहती हैं। तो गिवन डेट दीज डेटाबेसेस एज देयर विद network and hierarchical counterparts provide very efficient structure of organizing hierarchical interrelated data. Establishing the database is obviously time consuming as the object may be defined more explicitly and the various links need to be established. तो जैसे मैंने बताया कि जो भी डेटा है हमारे पास, इसके अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक रहती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर रहते हैं और क्या उसके अंदर सिचुएशन है, एड्रेस वगैरह जो भी उसके लैंड की यूज़र आईडी है, उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है, अमाउंट है, एरिया है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं, एक साथ स्टोर की जाती हैं हमारे पास। उनको लिंक करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक है वो मोर एक्सप्लिसिटली मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेबल होती है, ठीक है। वंस दिस इज फिनिश्ड द डेटाबेस प्रोवाइड्स अ वेरी एफिशिएंट स्ट्रक्चर। तो जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है फॉर क्वेरिंग स्पेशली विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्वेरी परफॉर्म करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर, इट शुड बी apparent that the four basic database structure hierarchical, network, object oriented and relational all have something to offer for spatial information system। तो ये जो चार हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर पढ़े उसमें कुछ ना कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक रहता है हमारे पास, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने हायरार्किकल सिस्टम को देखा, तो हायरार्किकल सिस्टम अलाउ लार्ज डेटाबेस टू बी डिवाइडेड अप इजीली इनटू मैनेजेबल चंक्स बट दे आर इनफ्लेक्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्च न्यू सर्च पाथ। हमने देखा था कि 2 लाख आइटम्स के लिए वहाँ पास 27 घंटे से ज़्यादा लग जा रहा था। एंड दे मे कंटेन मच रिडंडेंट डेटा, और बहुत ज़्यादा बार वो स्टोर किया जा रहा था, रिपीटेशन अलाउड था हमारे पास उसमें, ठीक है। उसके बाद हायरार्किकल अप्रोच इज ऑफन यूजफुल फॉर डिवाइडिंग स्पेशल डेटा इनटू मैनेजेबल थीम्स और इनटू मैनेजेबल एरिया सो दैट कंटिन्यूअस सीमलेस मैपिंग बिकम पॉसिबल। तो एडवांटेजेस भी है हमारे पास कि मैपिंग के लिए यूजफुल था हायरार्किकल अप्रोच, क्योंकि वो एक 1 to many रिलेशनशिप मीन्स मैनेजेबल एरिया तक या थीम तक डिवाइड करता है जो भी डेटा अवेलेबल रहता है। दूसरा हमारे पास नेटवर्क सिस्टम था। नेटवर्क सिस्टम कंटेन लिटिल रिडंडेंट डेटा एंड प्रोवाइड फास्ट, डायरेक्टेड एंड इनफ्लेक्सिबल लिंक्स बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। हमने देखा था कि हर एक एंटिटी रिपीटेशन अलाउड नहीं रहती और वो लिंक की जाती है हमारे पास पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। द नेटवर्क अप्रोच इज आइडियल फॉर टोपोलॉजिकली लिंक्ड वेक्टर लाइन्स एंड पॉलीगन्स। तो टोपोलॉजिकल लिंकिंग के लिए यूजफुल है वहाँ पर नेटवर्क अप्रोच। रिलेशनल के बारे में क्या देखा कि रिलेशनल सिस्टम्स आर ओपन, फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल बट मैनी सफर फ्रॉम लार्ज डेटा वॉल्यूम्स एंड रिडंडेंसी एंड लॉन्ग सर्च टाइम। तो टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास, और लार्ज डेटा के लिए, रिडंडेंट डेटा के लिए इनफ्लेक्सिबल भी है हमारे पास, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट प्रोड्यूस करता है हमारे पास, ठीक है। द रिलेशनल अप्रोच इज गुड फॉर रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स और फॉर क्रिएटिंग न्यू एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। तो हमारे पास एक कॉमन डेटा रहता है, तो उसकी हेल्प से, जो की रहती है उसकी हेल्प से हम डेटा को ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, और नए एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम परमिट रिलेशंस, जो भी हमारे पास डिसएडवांटेज थे रिलेशनल डेटाबेस के, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, उसके बाद टाइम को भी सेव करता है, फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम परमिट्स रिलेशंस, फंक्शनलिटी, परसिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस टू बी बिल्ट इनटू वन सिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग टूल्स बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर डिमांड्स ऑन कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम पे ये काम करता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर इज यूजफुल व्हेन एंटिटी शेयर एट्रीब्यूट्स और इंटरेक्ट इन स्पेशल वेज। तो स्पेशल एंटिटीज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। Consequently, it is not surprising that these techniques are often used together in special information system to complement each other rather than assigning all of the work to one of them। तो ये चारों डेटाबेस स्ट्रक्चर पढ़े किसी न किसी पर्टिकुलर
पर्पज के लिए यूजफुल रहते हैं हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस OODB पैराडिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OOPL systems and persistent systems. The power of OODB comes from the seamless treatment of both persistent data as found in the database and transient data as found in the executing program. तो इन दोनों के बारे में देखेंगे अभी हम, persistent data कौन सा और transient data कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट जो DBMS है वो ऐड डेटाबेस फंक्शनैलिटी टू ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, डेटाबेस स्ट्रक्चर है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करता है। तो दे ब्रिंग मच मोर देन persistent storage of programming language objects and provide full feature database programming capability. A major benefit of this approach is the unification of the application and database development into a seamless data model and language environment. As a result, applications require less code, use more natural data modeling and code bases are easier to maintain. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्पफुल से हमारे पास क्या है, जो नेचुरल डेटा मॉडलिंग है उसके कोड को यूज़ करता है, तो बाकी जो कोडिंग रहती है वो कम यूज होती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी फ्लैटेंड आउट टू फिट इनटू टेबल्स और जॉइन टुगेदर फ्रॉम दोज टेबल टू फॉर्म द इन मेमोरी structure. Object DBMSs have no performance override to store or retrieve a web or hierarchy of the interrelated object. So this one-to-one mapping of the object programming language objects to database objects has two benefits over other storage approaches. तो इसमें दो बेनिफिट्स रहते हैं हमारे पास, 1-to-1 मैपिंग रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बेनिफिट देखते हैं, दो रहते हैं मेनली। फर्स्ट क्या है कि इट प्रोवाइड्स हायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली क्या है कि इट इनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करना, उससे डेटा को रिट्रीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली, वो यूज़फुल है हमारे पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर भी इंटर रिलेशनशिप जो रहते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनको मेंटेन करता है, मैनेज करता है हमारे पास, ठीक है। तो दिस मेक्स ऑब्जेक्ट DBMS बेटर सुटेड टू सपोर्ट एप्लीकेशंस सच एज रिस्क एनालिसिस के लिए। अब इसके बेनिफिट्स और एप्लीकेशन देख लेते हैं हमारे पास, कहाँ कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है। रिस्क एनालिसिस सिस्टम्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एप्लीकेशंस के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो आपने देखा होगा, WWW, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रखते हैं डेटा के बीच में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की, वो है इम्प्लिसिट अनसर्टेनिटी ऑफ द जियोग्राफिकल आइडियाज। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट देम इन रिजिडली बाउंडेड डेटा सेट। देयर इज ऑल्सो नो थियोरेटिकल बेस और स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। तो मेनली इसका क्या है कि अनसर्टेनिटी रहती है, जो जियोग्राफिकल आइडियाज रहते हैं हमारे पास। तो मतलब रिजिडली बाउंडेड जो डेटा सेट्स रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और उसके अलावा इसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अप्रोच था, एक था हमारे पास रिलेशनल और दूसरा था हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मेन जो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो भी हमने डेटाबेस मॉडल्स के 4 टाइप्स देखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी डेफिनेशंस आज भी हमने नेटवर्क और हायरार्किकल अप्रोच के बारे में देखा, तो जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।